नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत और वियतनाम में प्रत्यर्पण और तेल गैस खोज सहित 6 समझौते किए। भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति ट्रोन ट्रांग सैंग ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ रणनीतिक भागीदारी मजबूत करने की वार्ता की। PSLV C-18 ने 1000 किलोग्राम के भारत फ्रांस जलवायु निगरानी उपग्रह को ध्रुवीय कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 3 अन्य नैनो उपग्रहों का भी किया गया सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री नारायणसामी ने कहा, सरकार संविधान संशोधन के जरिए मजबूत लोकपाल विधेयक लाने पर कर रही है विचार। दिग्विजय सिंह ने अन्ना हजारे को लिखी एक और चिट्ठी, साथ में नत्थी की RSS की चिट्ठी की प्रति। शिवानी भटनागर हत्या मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने IPS अधिकारी RK शर्मा सहित 3 आरोपियों को किया बरी। चौथे आरोपी प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा बरकरार। निर्यात में आयात की अपेक्षा सितंबर माह में हुई ज्यादा तेज वृद्धि। अगस्त 2011 में औद्योगिक वृद्धि दर 4.1%। इन्फोसिस ने दूसरी तिमाही में दर्ज की उत्साहजनक बढ़ोतरी 9.72% के साथ कुल लाभ 1900 करोड़ रुपए के ऊपर। अमेरिकी सीनेट ने मुद्रा में कथित कृत्रिम अवमूल्यन के लिए चीन के खिलाफ कार्रवाई संबंधी विधेयक किया पारित। संसद की प्रतिनिधि सभा को भेजा गया विधेयक। और फुटबॉल में डूरंड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में आज प्रयाग यूनाइटेड और पुणे FC के बीच होगा मुकाबला। भारत और वियतनाम ने आज प्रत्यर्पण संधि समेत 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति ट्रोन ट्रांग सैंग ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। दोनों नेताओं ने रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर वार्ता की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार को 2015 तक $7 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने आज स्पष्ट किया है कि भारत और दक्षिण चीन सागर में नौसेना की उपस्थिति और ज्यादा बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर क्षेत्र की रक्षा करना नौसेना की पहली प्राथमिकता है। चीन की हाल की आपत्तियों के मद्देनजर रक्षा मंत्री ने नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन में ये बात कही है। अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज PSLV C-18 का चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया है। इस प्रक्षेपण में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित जलवायु पर निगरानी रखने वाले उपग्रह के साथ 3 अन्य उपग्रहों को लेकर PSLV C-18 को प्रक्षेपित किया गया है। PSLV श्रृंखला की यह 20वीं उड़ान है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री V. नारायणसामी ने लोकपाल मामले पर कहा है कि लोकपाल विधेयक अभी स्थायी समिति के पास है और सरकार इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा है कि लोकपाल के गठन के लिए संवैधानिक संशोधन लाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार शिवानी भटनागर हत्या मामले में 3 आरोपियों RK शर्मा, सत्य प्रकाश और श्री भगवान को बरी करने का आदेश दिया है। हालांकि अदालत ने एक अन्य आरोपी प्रदीप शर्मा की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। गौरतलब है कि 23 जनवरी 1999 को शिवानी भटनागर की पूर्वी दिल्ली के IP एक्सटेंशन स्थित उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई थी। दिल्ली की कलकत्ता अदालत ने इस मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को पलटते हुए उच्च न्यायालय ने आज 3 आरोपियों को बरी करने का हुक्म दिया, जबकि प्रदीप शर्मा की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। इस मामले में सरकारी वकील पवन शर्मा ने बताया है कि फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जाएगी। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है। अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई इस महीने की 18 तारीख तक स्थगित कर दी है। वोट के बदले नोट के 2008 के घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए अमर सिंह ने इस महीने की 3 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट में तब जमानत की अर्जी दी थी जब मुकदमे की सुनवाई करने वाली 30 हजारी अदालत ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया था। खबर गुजरात से। गुजरात के निलंबित IPS अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत पर आखिरी फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा। अहमदाबाद की अदालत में कल दोनों पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की थी। संजीव भट्ट की जमानत याचिका पर कल सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने कहा कि भट्ट के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उनकी गिरफ्तारी में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है। विशेष लोक अभियोजक SB राजू ने कहा कि जून में भट्ट के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्हें पर्याप्त समय दिया गया, यहां तक कि 4 बार समन जारी करने के बाद भी वह भट्ट जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। वहीं संजीव भट्ट के वकील IH सैयद ने अपनी दलील में कहा है कि भट्ट के पक्ष को कमजोर करने के लिए सरकार सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अदालत में दर्ज की गई KD पंत की FIR, शपथ पत्र और बयान में विरोधाभास है।
करोड़ों रुपए के सत्यम घोटाले में लिप्त 5 अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी है। अदालत ने वेंकटपति राजू, जी रामाकृष्णा, वी रामाराजू और एस गोपाल कृष्णन को 6 महीने के लिए सशर्त जमानत दी है। प्रत्येक को 2-2 लाख के बॉन्ड भी भरने पड़ेंगे। सीबीआई के अनुसार इकबाल मिर्ची को कल लंदन में गिरफ्तार किया गया है। लंदन में एक वारदात के सिलसिले में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मुंबई में वर्ष 1993 में हुए बम विस्फोट में उसका हाथ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार मिर्ची डॉन दाऊद के गिरोह का वरिष्ठ सदस्य है। मादक पदार्थों के तस्करों की अमेरिकी विदेश मंत्रालय की सूची में भी मिर्ची का नाम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से जुड़े होने के बावजूद मिर्ची पिछले 20 वर्षों से ब्रिटेन के एक्सेस शहर के हॉर्न चर्च इलाके में ऐशो आराम के साथ रह रहा है। भारत ने पहले भी मिर्ची के प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिसे ब्रिटेन की अदालत ने अस्वीकार कर दिया था। वहीं विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने इकबाल मिर्ची की गिरफ्तारी की पुष्टि की है और कहा है कि इस मामले पर सरकार नजर रखे हुए है। साथ ही उन्होंने कहा कि उसे भारत लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है। कोयले की कमी के चलते कई राज्यों में बिजली का संकट जारी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज राजधानी में दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इस मामले पर बातचीत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी जन चेतना यात्रा के दूसरे दिन पटना में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बार फिर से काले धन का विषय उठाया है। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी कर काले धन पर सरकार को प्राप्त नामों को सार्वजनिक करने की मांग की है। देश की सबसे पुरानी पंजाब रेजिमेंट के 250 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने आज राष्ट्रपति भवन में एक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट, थल सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह सहित काफी संख्या में पंजाब रेजिमेंट के अधिकारी और जवान मौजूद थे। और अब खबर अर्थ जगत के मोर्चे से। अगस्त माह के लिए औद्योगिक उत्पादन की विकास दर में नरमी देखी गई है, जो कि 4.1% रही है। बुधवार को सीएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन पिछले साल अगस्त में 4.5% के मुकाबले घटकर 4.1% रह गया है, जिसकी मुख्य वजह खनन की विकास दर में कमी रही है। अगस्त माह के दौरान खनन क्षेत्र में 3.4% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग 4.5% और विद्युत उत्पादन 9.5% की दर से बढ़े हैं। औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में 22 में से 11 क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, जिनमें रेडियो, टीवी उपकरण, मेटल्स और मशीनरी सहित परिवहन संबंधी उपकरण शामिल रहे हैं। साल 2011-12 के दौरान अप्रैल से अगस्त माह के मध्य औद्योगिक उत्पादन की दर बीते साल इसी अवधि के मुकाबले 5.6% रही है। वहीं आईआईपी के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया जताते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि ये आंकड़े निराशाजनक है और इसका असर दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों पर पड़ेगा। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने सितंबर में समाप्त हुई दूसरी तिमाही में अपने एकीकृत शुद्ध लाभ में 9.72% की वृद्धि दर्ज की है और उसका लाभ 1,906 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में बताया है कि बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में उसे 1,737 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हासिल हुआ था। इन्फोसिस के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक एसडी शिवूलाल ने एक बयान में कहा है कि वैश्विक आर्थिक माहौल अब भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इसे लेकर आईटी कंपनियों को चिंतित होना चाहिए। ऐसे माहौल में ग्राहक कारोबार बढ़ाने और निवेश पर अधिक रिटर्न के लिए नए अवसर तलाश रहे हैं। और बात है शेयर बाजार की। यूरोप के बाजारों में तेजी और निवेशकों की खरीदारी के चलते शेयर बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स करीब 422 अंकों की बढ़त के साथ 16,958 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 125 अंकों की बढ़त के साथ 5,099 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप बाजार भी तेजी के साथ कदम ताल करते आज नजर आए। इन्फोसिस, जिंदल स्टील, एसबीआई, टीसीएस और स्टरलाइट में 3 से 7% की बढ़त दर्ज की गई। कोल इंडिया, टाटा पावर और भारतीय एयरटेल में कुछ गिरावट देखी गई है। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चीन की नाराजगी और व्हाइट हाउस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी सेनेट ने कथित कृत्रिम मुद्रा अवमूल्यन के लिए चीन को सजा के प्रावधान वाले विधेयक को पारित कर दिया है। चीन के इस कथित कदम को अमेरिका में नौकरियों में कमी का कारण माना जाता है। सेनेट में इस विधेयक के पक्ष में 63 और विरोध में 35 सदस्यों ने मतदान किया। हालांकि अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में इस विधेयक की राह कठिन है। इस बिल के जरिए अमेरिकी सरकार को चीन पर मुद्रा के अवमूल्यन के जरिए निर्यात में
सब्सिडी पर मिलने वाले फायदों को रोकने के लिए टैक्स लगाने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन चीन ने इसको लेकर व्यापारिक क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने की चेतावनी भी दी है। कुछ अमेरिकी सांसदों ने आरोप लगाया है कि चीन की मुद्रा युआन का 40% तक अवमूल्यन किया गया है, जिसका बेजा फायदा वहां के उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उठा रहे हैं। इसका प्रतिकूल असर अमेरिका में रोजगार पर भी पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को एक बार फिर से झटका देते हुए सेनेट ने उनके रोजगार विधेयक को खारिज कर दिया है। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के विरोध के बीच अग्रिम 447 अरब डॉलर की योजना के पक्ष में 50 सांसदों ने ही मत डाले, जबकि विरोध में 49 मत पड़े। इससे मंजूरी के लिए 60 मतों की कमी रह गई। परिणाम आने के बाद ओबामा ने इस योजना को शीघ्र ही अलग अलग करके पेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा पहुंचाने वाले और संपन्न अमेरिकियों पर इस योजना के वित्त पोषण की खातिर कर में बढ़ोतरी करने की इस योजना के लिए रिपब्लिकन पार्टी पर दबाव बनाने की बात कही। और कुछ खेल की खबरें। दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में खेली जा रही 124वीं डूरंड कप फुटबॉल में आज सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में ग्रुप ए में पहुंची प्रयाग यूनाइटेड का सामना ग्रुप 3 की टीम पुणे एफसी से होगा। पुणे एफसी ने एयर इंडिया को 2-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई थी, जबकि प्रयाग ने फेडरेशन कप चैंपियन और पिछले साल की डूरंड कप चैंपियन सलगांवकर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी। और बात क्रिकेट की, इंडिया रेड ने 4 दिनों तक चलने वाली एनकेपी साल्वे चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। कल खेले गए मुकाबले में इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को 8 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ग्रीन ने रेड के सामने जीत के लिए 171 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में इंडिया रेड को अभिनव मुकुंद और गौतम गंभीर ने अच्छी शुरुआत दी। टीम का स्कोर अभी 45 रन था कि बारिश ने मैच में बाधा डाली और दोबारा मैच शुरू होने पर इंडिया रेड को 152 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया। इस लक्ष्य को रेड ने गंभीर और मुकुंद के अर्धशतकों की मदद से आसानी से हासिल कर लिया। गंभीर ने जहां 57 रन बनाए, वहीं मुकुंद 61 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ ही इंडिया रेड ने फाइनल में स्थान बना लिया है। इससे पहले इंडिया ग्रीन की पूरी टीम 37 ओवर 5 गेंद में 170 रन पर पवेलियन लौट गई। टीम के लिए सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। दूसरे सलामी बल्लेबाज श्रीकांत अनिरुद्ध ने 37 रन की पारी खेली। मोहम्मद कैफ ने 29 और एस गौतम ने 19 रन का योगदान दिया। इंडिया रेड की तरफ से यूसुफ पठान ने 4 विकेट हासिल किए। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।